हाय, दिस इज यश। और आज से मैं कोशिश करूंगा कि रोज जो लीडकोड पे डेली क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करके वीडियो बना के डालूं कि कैसे मैंने क्या अप्रोच लगा के कैसे सॉल्व किया। प्राइमरीली मैं पाइथन यूज करूंगा, बट समटाइम्स मैं सी प्लस प्लस या जावा से भी कोशिश करूंगा कि सॉल्व करूं। एंड लास्टली एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं ये भी कोशिश करूंगा कि अगर ये मुझे इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना है तो मैं किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरह से इंटरव्यूअर को समझाऊंगा कि मेरा क्या अप्रोच था। दैट वुड बी इन प्रॉपर इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी इंग्लिश का मिक्स में यूज करूंगा अपने सारे वीडियो में। कमिंग टू द डेली क्वेश्चन, आज का डेली क्वेश्चन है, मीडियम है एडजेसेंट इंक्रीजिंग सब एरेज डिटेक्शन टू, बट आई सी अ बैच हेयर कि मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। पाइथन में सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा, तो मे बी मैंने किसी और लैंग्वेज में इसे पहले कभी सॉल्व किया हो। तो बट हाँ, सवेरेज डिटेक्शन टू है, तो बेटर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वुड बी कि हम पहले इसका वन जाके सॉल्व करें, सीधे टू पे ना जाएं। वन प्रोबेबली एक इजी होगा, और वन मैंने इसका ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। सो वन इज अगेन एडजेसेंट इंक्रीजिंग सब एवरेज डिटेक्शन वन। वन सॉल्व करते करते हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें बेसिक क्वेश्चन को अप्रोच करना है, फिर कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स ऑफ इंटीजर्स। एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और इस क्वेश्चन को डाल देते हैं एग्जाम्पल्स के साथ व्हाइट बोर्ड पे। तो कमिंग टू द व्हाइट बोर्ड, ओके। नाउ गिवन एन एरे नम्स ऑफ n इंटीजर्स एंड एन इंटीजर k। सो हमारे पास एक एरे है, उसमें कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, एरे में है 2 5 7। अच्छा चलो, ये एग्जांपल तो दिया ही हुआ है। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 4 4 4, 4 बार 4 है। 5 6 7। ठीक है, और एक इंटीजर दिया हुआ है इसके साथ में। इसके साथ में हमें जो इंटीजर दिया हुआ है वो है, फॉर द टाइम बीइंग, k इक्वल टू 5। ठीक है, इसकी लेंथ है n, 1 2 3, 3 और 4 7, 5 6 7, और तो 3 और 10। सो इसको थोड़ा लंबा कर लो यार, अच्छा नहीं लग रहा बेचारा 7 अकेला अकेला सा। हम्म, हाँ, अब ठीक है। ठीक है, k इक्वल टू 5 के लिए हमें इसे एवेलुएट करना है। 10 लेंथ का है, तो हमारी लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे n से। तो n इक्वल टू 10। करना क्या है, दो चीजें बोली हैं, एडजेसेंट सब एरेस और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरेस। डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट टू एडजेसेंट सब एरेस, मतलब कि सब एरे जो हैं एडजेसेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 एक सब एरे लिया मैंने, सब एरे कंटिन्यूअस होता है पहली चीज तो। ठीक है, और एडजेसेंट बोला है तो 1 2 3 के बाद मैं ये 4 को छोड़ नहीं सकता, यहीं पर से शुरू करना होगा। तो ये दो सब एरेज मान लो, या कोई और रैंडमली मान लो, 4 4 5 एक ले लिया, 6 7 दूसरा ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि दो सब एरेज निकालने हैं ऑफ लेंथ के भी बोला है, यानी कि 5 लेंथ के दो सब एरेज, और नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। देखो, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या अंतर है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो ये एरे इंक्रीजिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सारे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि देखो 4 और 4, ये दो एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करो तो ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेसिफिकली चेक इफ देयर आर टू सब एरेज, और बताया है, दोनों चीजों की डेफिनेशन बताई है कि सब एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, सब एरे एडजेसेंट होनी चाहिए। तो हमें रिटर्न क्या करना है, ट्रू इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड टू सच सब एरेज एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो कोई भी दो ऐसे सब एरे, क्या हमें 5 लेंथ के मिल रहे हैं, पहली बात तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें 5 लेंथ का सब एरे मिल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक भी नहीं मिल रहा है यहाँ तो मुझे, यहाँ भी नहीं मिल रहा। अगर मैं इन फोर्स को इग्नोर करते हुए चलूं तो मेरे को यहाँ भी 5 लेंथ का नहीं मिल रहा। तो के इक्वल टू 5 के लिए तो ये आंसर फॉल्स ही दे रहा है, जो कि ठीक है। सेकंड पार्ट इसका देख सकते हो, फॉल्स ही है। बट अगर मैं यहीं पे कंस्ट्रेन दूसरा पैरामीटर चेंज कर दूं, के इक्वल टू 4 कर दूं, तो मेरे को 4 लेंथ के सब एरेस तो मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अगेन। बट द आंसर इज स्टिल फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि अब ये एडजेसेंट नहीं है, बीच में 2 बार 4 आ रहा है।
एडजेसेंट ये k इक्वल टू 3 पे भी नहीं, बट एक चीज ये देखो k इक्वल टू 2, यानी कि अगर हमें 2 लेंथ का सब एरे चाहिए, ठीक है, तो इधर में मिल रहा है 4 और 5, 6 और 7, दोनों इंक्रीजिंग है और दोनों के दोनों जो है कंटिन्यूअस भी है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी 1 2 एंड 3 4 ये दो सब एरेज हैं, तो k इक्वल टू 5 के लिए तो ये एनी हाउ फॉल्स ही है, बट k इक्वल टू 2 के लिए इसमें हम ढूंढ सकते हैं। वैसे ही ऊपर वाले एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो कि k इक्वल टू 3 दिया हुआ है। सो ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि 7 8 9 पहला मिला और 2 3 4 यहीं पे दूसरा मिल गया। ये दोनों इंक्रीजिंग सब एरेज हैं, दोनों की लेंथ 3 है, दोनों एडजेसेंट भी हैं। 9 के जहाँ पे 9 खत्म हो रहा है वहीं से 2 शुरू हो जा रहा है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वुड बी द एक्सप्लेनेशन। नाउ कमिंग ऑन टू हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो एक चीज तो इसमें देखते साथ जो क्लियर हो रही है कि अभी हमें केवल ट्रू या फॉल्स से मतलब है। मुझे अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में तो एटलीस्ट ये नहीं पूछा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है ये बताओ, या फिर कहाँ पर से कहाँ पर तक है ये चीज वो बताओ। मेरे को केवल चाहिए कि है या नहीं है, यानी बेसिकली मेरे को ट्रू या फॉल्स चाहिए। तो ट्रू फॉल्स के लिए काम हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एक चीज और सोचो, अगर के की वैल्यू 5 है और मान लो तुम्हें एरे दे, चलो के की वैल्यू छोटी कर देते हैं, के की वैल्यू 3 है और तुम्हें जो एरे दिया है वो कुछ इस तरह का दिया है। पहले कुछ गलत मान लो, 7 0 मान लो, 0 नहीं होगा, 7 1 मान लो। अब हाँ, इसी 1 से 1 2 5 6 41 56 8 6 4। ठीक है, तो अब ये देखो कि इसमें जो है, इसमें हम एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 2 5 6, अगर केवल इतने भर को देखो, तुम इतने पूरे को देखो, तो ये भी एक कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 1 2 5 6 41 56, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। लेंथ देखो इसकी कितनी है, 1 2 5 6 41 56, 6 लेंथ का मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है। यानी कि अगर मैं इसी को ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, इसी को मैं दो सब एरेज में ब्रेक कर देता हूँ, तो मेरे को 3 और 3 लेंथ के दो एडजेसेंट सब एरेज मिल रहे हैं। तो एक चीज तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे को एक ही कंटिन्यूअस सब एरे लंबी लेंथ का मिल गया जो लेंथ एक्सीड कर गई, 5 तक में नहीं कर सकते थे हम क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट दो बार नहीं यूज कर सकते। अगर 5 ही होते, मान लो ये 56 यहाँ पे नहीं होता, तो फिर नहीं हो पाता। 1 2 5 तो है, लेकिन 6 41 और 8 ये नहीं बन रहा। तो k इक्वल टू 5 तक, मतलब ये कंटिन्यूअस सवेरे की लेंथ 5 है तो नहीं, बट अगर 6 हो गई, जहां k की गिवन वैल्यू से डबल लेंथ का हमें सवेरे मिल गया, वहां पे हम ये कंक्लूड करके ट्रू आंसर रिटर्न कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। ठीक है, और दूसरा जो हमें एक्चुअल में करना है वो क्या कहता है, दूसरा जो हमें कह रहा है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, एक काम करते हैं, 1 2 5 के बाद हम ले आते हैं एक 2 फिर से ले आते हैं। ठीक है, और ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब मेरे को दिख रहा है कि 3 लेंथ के मांगे हैं, तो 1 2 5 और 2 6 41, ये भी यहीं पे हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ से शुरू करूँगा और जैसे ही मेरे को एक सबेरे मिलेगा, कितनी लेंथ का मिल रहा है, मैं उसे ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा अपने एरे को। जैसे 7 के बाद 1 मिल गया जो कि 7 से छोटा है, तो यहाँ पे मेरे को एक ही लेंथ का सब एरे मिला। अब मैं 1 से देखना शुरू करूंगा। 1 2 5 तक मिला मेरे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 3 काउंटर हो गया, लेकिन 3 के बाद अब मैंने फिर से ब्रेक कर दिया। इसके बाद मेरे को दिख रहा है 2 6 41 56 8 जैसे ही आया वैसे ही ये 4 लेंथ का था, ये 4 लेंथ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, अब 8 से दोबारा काउंटिंग शुरू करो, 8 के बाद 6 आ गया, एक ही लेंथ का मिल पाया। 6 आया फिर से, एक ही लेंथ का मिल पाया, क्योंकि इसके बाद भी 4 है जो इससे छोटा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। तो इस तरह से मेरे को एक काइंड ऑफ ये न्यू एरे जैसा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये न्यू एरे मेरे को क्या बता रहा है कि कितने मैक्सिमम लेंथ के कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सब एरेज हैं। अब अगर मेरे को k इक्वल टू 3 बोला गया है, तो मेरे को अगर इस जो नया एरे क्रिएट हुआ, इसमें जो है ये 3 और ये 4 दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 3 और 4 एडजेसेंट है एक दूसरे के। तो अगर ऐसे मेरे को दिख गया,
तो मैं आंसर यस कर दूंगा। बेसिकली 3 और 3 भी दिख जाए या फिर कोई भी बड़ा नंबर दिख जाए मेरे को, ये जो नया एरे क्रिएट हुआ मान लो ऐसा कुछ हुआ 5 6 2 1 हुआ, तो 5 और 6 दिख रहा है जो कि दोनों के दोनों 3 से बड़े हैं, तो इस केस में भी मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं इस नए एरे में पूरा ट्रेवर्स कर देता हूं और मेरे को कोई भी पेयर ऐसा नहीं मिलता जो कि 3 से बड़े हैं दोनों नंबर्स, तो फिर मैं वहां पे रिटर्न कर दूंगा फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए हम चलते हैं और हम सॉल्व करते हैं पहला पार्ट इसका। आई होप द अप्रोच इज क्लियर। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। अ, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है नम्स दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल मैं क्या करूंगा कि मेरे को ट्रेवर्स ही तो करना है, तो एक फॉर लूप चला दूंगा, मैं हर एलिमेंट पे जाऊंगा। अगर जो मान लो मैं कहीं पे बीच में हूं अभी, ठीक है, इस सबको इरेज करो, और मान लो कि मैं किसी सर्टेन पोजीशन पे बीच में हूँ, मैं मान लो इस 2 पे खड़ा हूँ अभी, तो यहाँ पे मेरा क्रिएट क्या हो गया, एक टेम्परेरी वेरिएबल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, जो टेम्परेरी काउंटर है, और एक मेरा एरे है, ठीक है। तो एरे में 7 की वजह से 1 आ चुका है। टेम्परेरी काउंटर में अभी मेरा चल रहा है कितना, 1, क्योंकि मेरे को अभी तक एक ही एलिमेंट मिला है 7 के बाद। उसके बाद जब मेरे को 2 मिलेगा तो मैं इस टेम्परेरी काउंटर को 2 करूंगा। उसके बाद जब मुझे 5 मिलेगा तो मैं इस टेम्परेरी काउंटर को 3 करूंगा। अब इसके बाद जब मेरे को 2 मिला, मैं ये प्रीवियस एलिमेंट भी अपने पास कहीं पे स्टोर करके रखूंगा कि मेरे को प्रीवियस एलिमेंट पता रहे, ठीक है। तो प्रीवियस एलिमेंट पता रहेगा। अब जैसे ही 2 मिला, वो 5 से क्या है, 2 इज स्मॉलर देन 5, यानी कि ये जो भी मेरा टेम्परेरी काउंटर था, अब मेरे को इसे रीसेट करके यहां डाल देना है। बेसिकली यहाँ 3 चला गया, और अब ये 2 से एक नया सब एरे में रन करूंगा, यानी कि टेम्परेरी काउंटर अब यहाँ से हटा के वापस से 1 हो गया ये 2 की वजह से। अब फिर से 6 मिलेगा, फिर से टेम्परेरी काउंटर इंक्रीज करूंगा, 2 हो गया टेम्परेरी काउंटर, 41 मिलेगा, टेम्परेरी काउंटर 3 हो गया, 56 हो गया, टेम्परेरी काउंटर 4 हो गया। अब जैसे ही 8 मिलेगा, 8 और 56 को कंपेयर करूंगा, 8 इज अगेन स्मॉलर देन 56, यानी कि टेम्परेरी काउंटर में 4 है, इसको मैं उठा के डाल दूंगा इधर, और टेम्परेरी काउंटर अब 8 से नया सब एरे स्टार्ट करूंगा, तो वो हो गया 1। तो इस तरह से मेरे को अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। तो मेरे को क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए, एक टेम्परेरी काउंटर चाहिए जो मेरी करंट सब एरे की लेंथ को काउंट कर रहा है, दूसरा मेरे को एक प्रीवियस वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो बस इन 3 चीजों के थ्रू हम ये एरे क्रिएट कर सकते हैं, फिर इस एरे में दोबारा ट्रेवर्स कर लेंगे, सिंपल एज दैट। तो चलते हैं, कोड लिखना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल हमें दिया हुआ है, नम्स दिया हुआ है, तो मैं नम्स में ही सीधे ट्रेवर्स करता हूं। तो फॉर एलिमेंट इन नम्स, तो पाइथन यूज कर रहा हूँ एलिमेंट इन नम्स, तो मेरे को एलिमेंट में आता रहेगा एक एक करके सारे नंबर्स, ठीक है। और मेरे को चाहिए एक टेम्परेरी काउंटर वेरिएबल जो कि इनिशियली सेट टू मैं 0 भी कर सकता हूँ या 1 भी कर सकता हूँ, अभी देखते हैं 0 रखने में फायदा है कि 1 रखने में, आई विल एक्सप्लेन दैट। और एक प्रीवियस सेट करता हूँ जो कि अभी है -1, यानी कि प्रीवियस अभी कुछ है नहीं, -1 रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ नम्स की वैल्यू 10⁻9 से 10 - 10, ओके, नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, तो प्रीवियस -1 ना रखते हुए मैं कुछ भी लग देता हूँ, प्रीवियस फॉल्स रख देता हूँ, कि प्रीवियस तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तो मैंने ट्रेवर्स करना शुरू नहीं किया। तो प्रीवियस, अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं कि हम पहले नंबर को ऑलरेडी टेम्परेरी काउंटर में 1 लेते हुए चलते हैं, और प्रीवियस को भी हम ये फर्स्ट नंबर दे देते हैं, और सेकंड एलिमेंट से ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमें अलग से मैनेज नहीं करना पड़ेगा ये फर्स्ट स्टार्टिंग वाली कंडीशन को, कि अगर प्रीवियस सेट ही नहीं है तो क्या करें। तो हमने मान लिया कि हमारा एरे यहां से शुरू होता है, ये वैल्यू जो है प्रीवियस में है 7 और टेम्परेरी काउंटर में 1 है, ठीक है। तो अगर सीधे कोड पे आए दोबारा, तो मैं रख देता हूं कि प्रीवियस इक्वल टू नम्स का 0, पहला एलिमेंट प्रीवियस में चला गया, और टेम्प काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। नाउ आई ऑल्सो नीड एन एरे जहां पे मैं ये सब एरे साइजेस को स्टोर कर रहा हूं, सो लेट्स कॉल इट सब एरे साइज। और ये कैसे सब एरे स्टोर हो रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यूअसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरेज जो है
कितने साइज के हैं वो इस सब एरे साइज एरे में स्टोर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, अगेन फॉर एलिमेंट इन नम्स का, अब मैं पहले एलिमेंट को तो एक्सक्लूड कर चुका हूं, तो मैं उसके आगे से लूप चलाऊंगा, यानी कि जीरो की जगह मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली ये लूप को, और कोई खास मतलब नहीं है इस चीज का। नम्स वन यानी कि जीरो का एक्सक्लूड करके, यानी कि अब लूप मेरा ये टू छोड़ के समझ जाओ फाइव सेवन एट यहां से चलना शुरू करेगा। तो मुझे क्या करना है, अगेन मैंने दो कंडीशन बताई थी कि अगर मान लो नाइन पे है और प्रीवियस है मेरा एट, ठीक है, तो प्रीवियस से करंट एलिमेंट को कंपेयर करो। तो दो चीजें हो सकती हैं, इफ प्रीवियस इज लेस देन एलिमेंट, प्रीवियस पूरा लिखा है, ओके, प्रीवियस इज लेस देन एलिमेंट, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन आएगा केवल, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है। प्रीवियस इज लेस देन एलिमेंट, और प्रीवियस अगर एलिमेंट से छोटा है तो ये एलिमेंट भी उसी सेम सब एरे का पार्ट बनेगा, यानी कि मेरे को बस टेम्प काउंटर को इंक्रीज कर देना है, अभी पुश कुछ नहीं करना मेरे को दूसरे एरे में। तो टेम्प काउंटर इक्वल टू टेम्प काउंटर प्लस वन, या प्लस इक्वल टू वन, या सी प्लस प्लस में कर रहे हो तो प्लस प्लस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो कैसा होगा, यहाँ पे अगर ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या कहेगी, दूसरी कंडीशन कहेगी कि प्रीवियस जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है एलिमेंट के। इन बोथ द केसेस मेरे को क्या करना है कि जो अभी नंबर है, अब मान लो ये वाला केस है, नाइन और टू वाला केस है, प्रीवियस है नाइन और करंट एलिमेंट है टू, सो प्रीवियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू करंट एलिमेंट। इस केस में जो भी मेरे टेम्प काउंटर में अभी तक था उसको मुझे सब एरे साइज में पुश कर देना है। तो सब एरे साइज डॉट अपेंड फंक्शन में यूज कर सकता हूँ सिंपली पुश करने के लिए, जैसे वेक्टर में तुम लोग पुश बैक यूज करते होगे सी प्लस प्लस में। तो मैं अपेंड कर दूंगा टेम्प काउंटर को, टेम्प काउंटर में मेरा जो भी टेम्परेरी वैल्यू स्टोर हुई थी वो पुश हो गई। पुश होने के बाद अब मैं टेम्प काउंटर को रीसेट भी कर रहा हूँ, तो टेम्प काउंटर इक्वल टू वन पे रीसेट करूंगा। वन पे क्यों किया, क्योंकि अब जो मेरा ये टू आया यहाँ से सबेरे शुरू हो रहा है तो इसको इंक्लूड करना है। और उसके अलावा मैं क्या करूंगा, रिगार्डलेस ऑफ कि इसमें पुश करना है कि नहीं करना है, दोनों ही केस में मेरे को प्रीवियस को अपडेट करना है और प्रीवियस को करंट एलिमेंट बना देना है इस लूप के एंड में। तो यानी कि टू सबसे पहले प्रीवियस है, उसके बाद प्रीवियस की वैल्यू फाइव हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके प्रीवियस को भी आगे बढ़ाते रहना है लास्ट तक। नाउ अब फाइनली लास्ट एलिमेंट तक आ जाते हैं हम, ठीक है। लास्ट एलिमेंट तक आ गए तो एक स्पेशल केस हमेशा इस लूप में हमें ये देखना पड़ता है, जब मान लो हम यहाँ तक थे, ओके, और ये लास्ट एलिमेंट था, तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसा बना होगा कि ये फोर मान लो, फिर वन मान लो, फिर सिक्स के लिए फिर से वन मान लो। जब लास्ट एलिमेंट आया तो सिक्स के लिए वन जो है वो पुश हो गया, बट ये लास्ट एलिमेंट लूप के खत्म होने के बाद भी टेम्प काउंटर में रह जाएगा। तो टेम्प काउंटर में जो भी बचेगा लास्ट में हमें उसे पुश करना पड़ेगा। इफ इट इज नॉट क्लियर मैं एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ ये मैं क्या कह रहा हूँ। थ्री फोर फाइव मिला, उसके बाद मिला टू वन, उसके बाद मिला एट, उसके बाद मिला टू थ्री फोर, ठीक है। तो जब हम लूप में चलते रहेंगे तो देखना क्या होगा, थ्री फोर फाइव हो गया, टू हो गया, वन हो गया, एट हो गया, अभी तक एरे बन चुका है थ्री वन वन वन, नहीं, ये वन और एट एक साथ आएंगे, तो वन और एट एक साथ आएंगे तो क्या होगा, अरे यार इरेजर का है, हाँ, वन और एट एक साथ आएंगे तो ये बनेगा टू। उसके बाद टेम्प काउंटर में यहाँ पे टू की वजह से जो है टेम्प काउंटर में एक चला गया, थ्री आया टेम्प काउंटर में टू चला गया, फोर आया टेम्प काउंटर में ये चला गया। अभी देखो हमारे जो एरे है, एरे में केवल थ्री वन टू आया है, और एरे हमने ये ऊपर वाला एरे ट्रेवर्स कर लिया है पूरा, लेकिन टेम्प काउंटर में लास्ट में थ्री बचा। ये क्योंकि लूप में पुश नहीं हुआ है तो इसको लूप के बाहर हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि अंत में टेम्प काउंटर में अगर कुछ बचा हुआ है तो उस बचे खुचे को भी पुश कर दो, यानी कि ये फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जो भी टेम्प काउंटर में है उसको अगेन क्या करो, सब एरे साइज में पुश कर दो। तो अब मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास ये सब एरे साइजेस आ चुके हैं, हाँ, तो मेरे पास अब ये सब एरे साइजेस आ चुके हैं थ्री वन टू थ्री।
अब मेरे को सिंपली इसमें ट्रेवर्स करके क्या कर देना है, कंपेयर करना है कि अगर दो एलिमेंट हैं कंटिन्यूअसली, वो के की जो भी वैल्यू है उससे बड़े या फिर उसके इक्वल है, तो ट्रू रिटर्न कर दो। ये कैसे करेंगे, अगेन बहुत सिंपल है। सेम ही लॉजिक मैं यूज करूंगा कि प्रीवियस का साइज जो है, प्रीवियस का साइज या प्रीवियस बूल ले लेता हूँ। प्रीवियस बूल इक्वल टू, चलो प्रीवियस बूल हमने क्या लिया, हमारा जो नया सब एरे साइज नाम का एरे क्रिएट हुआ, मैं केवल एक बूलियन ले लेता हूँ जो मेरे को बताएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जो हमारा सब एरे साइज का पहला एलिमेंट है, क्या वो पहला एलिमेंट के से बड़ा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, यही तो चेक करना है मुझे। तो ये मेरे को ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा मेरे पहले एलिमेंट के बारे में। उसके बाद मैं अगेन क्या करूंगा, फॉर एलिमेंट या फिर फॉर साइज इन सब एरे साइज। ठीक है, अगेन मैं वही कर रहा हूँ, पहला एलिमेंट मैंने निकाल लिया, उसको चेक कर लिया कि वो ट्रू था कि फॉल्स था। बेसिकली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लगातार अगर दो ट्रू आ गए मेरे पास, प्रीवियस और करंट अगर दो ट्रू आ गए तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, वरना लूप के बाहर आके फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अ, अभी इसको छोटा करेंगे हम अप्रोच को, बट फिलहाल सिंपल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ये किया, प्रीवियस बूल और साइज वाले के बूल को कंपेयर कर देंगे, यानी कि इफ प्रीवियस बुल, अगर प्रीवियस बुल ट्रू है तो ही मेरे को ये कंडीशन चेक करनी है। और दूसरी कंडीशन क्या है, करंट वाले का बूलियन, यानी कि इसी को कॉपी करके मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल चीज है कि जो भी मेरे को करंट साइज मिल रहा है वो भी ग्रेटर देन के है। ये बूल की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे साइज इज ग्रेटर देन के यहाँ पे भी लिख सकता था मैं, बट वो मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि वेरिएबल डिफाइन कर रहा था मैं। अब यहाँ पे प्रीवियस बूल जो है, प्रीवियस बूल भी ट्रू है और अभी वाले का भी साइज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो इस कंडीशन में सीधे सीधे रिटर्न ट्रू कर दो। जैसे ही कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होगा मेरा फंक्शन स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन, है ना। अगर ये फॉर लूप पूरा चल गया और मेरे को कोई भी ऐसा नहीं मिला जहां पे प्रीवियस और करंट दोनों का साइज के से बड़ा है, तो मैं सिंपली रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स ट्राई कि ये चलता है कि नहीं। सिंटेक्स एरर क्यों, ओह सॉरी। हाँ, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है केस। अब एक बार कंस्ट्रेन पे बस नजर डाल देते हैं, 2 से लेके 100 लेंथ तक का ही एरे मिलेगा, तो बेसिकली हम इसमें डबल लूप भी यूज कर सकते थे, नेस्टेड लूप, बट फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी। और नंबर्स की लेंथ है वो भी -1000 से 1000 है, ओके, 10 की पावर 9 अगले वाले में। और क्या दिया हुआ है कि के की वैल्यू हमेशा, बेसिकली ये बताया है कि कभी भी मतलब नंबर्स की जितनी लेंथ दी है उसके हाफ से बड़ा नहीं होगा। तो वो नॉर्मल कंस्ट्रेन है, बेसिकली अगर तुम्हें के की वैल्यू 5 दी हुई है बट तुम्हारा एरे साइज ही 9 है, तो तुम तो कभी भी नहीं उसको कर पाओगे, तो इस वजह से बस वो दूसरा कंस्ट्रेन दिया हुआ है। सबमिट मार के देखते हैं कि क्या हमारी अप्रोच सही है। हमारी अप्रोच गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि k इक्वल टू 1 के लिए, ओके, हाँ, हमने अब वो वाली कंडीशन ही चेक नहीं करी, कौन सी वाली, जो हमने पहले डिफाइन करी थी। इस केस में क्या हो गया, इस केस में देखो, मैं अगर अपना सब एरे साइज वाला जो एरे बना उसको प्रिंट करा के देखूं, ठीक है, यूज टेस्ट केस करते हैं। हमने जो शुरू में, याद करो, एक कंडीशन इसीलिए डिस्कस करी थी कि हमारा सब एरे साइज, वो टू वाली चीज जो थी वो क्या थी। तो सब एरे साइजेस को अगर मैं प्रिंट करूं हर केस में, तो क्या हो रहा है देखना। देखो केस वन में हमें क्या क्या सवेरे साइज मिले, 5311, तो 5 और 3 मिल गया, वहां से ट्रू आ गया। अगले वाले केस में हमें सवेरे साइजेस मिले 4114, इसमें से कोई भी लगातार जो है 55 नहीं मिला, तो इसलिए फॉल्स आ गया। तीसरे केस में क्या हुआ, के की वैल्यू 1 थी लेकिन इसने पूरे एरे को एक ही कंटिन्यूअस सवेरे मान लिया 2 साइज का, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब हम 1,1 सर्च कर रहे थे तो हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन क्या है कि हम एक और चीज चेक कर लें। एक तो यहीं पे चेक कर सकते हैं कि पहला ही एलिमेंट या कोई सा भी एलिमेंट अगर
जो मैंने बताया था कि अगर डबल द साइज हो, बेसिकली मेरे को इस केस में भी एक ही सवेरे मिल गया जो 2 साइज का है, तो उसको हम 1 1 में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि एक और एरे ले लेते हैं, 34 56 78 90। ठीक है, मेरे से बोला गया है k इक्वल टू 2। लेकिन जब मैं इसका सब एरे साइज एरे बनाऊंगा तो इस केस में क्या बनेगा, एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा क्योंकि सारे कंटिन्यूअस हैं 4। तो इस एलिमेंट को या फिर हर एलिमेंट को मैं चेक करूंगा क्या ये एलिमेंट जो है, ये करंट एलिमेंट को मैं डिवाइड बाई 2 करूं तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू के बन रहा है। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो भी मुझे ट्रू रिटर्न करना है। तो मैं एक बार ये चीज पहले एलिमेंट के लिए लूप के बाहर कर रहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इफ सब एरे साइज का 0 यानी कि पहला एलिमेंट को मैं डिवाइड करूं 2 से। डबल डिवाइड का साइन मैंने क्यों लगाया है, ये कुछ नहीं करता है, ये बस फ्रैक्शनल पार्ट हटा देता है। ठीक है, तो डिवाइड करूं 2 से, तो जो मेरा नंबर डिवाइड करने के बाद आए, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के आए तो भी रिटर्न ट्रू कर दो और यहीं पे खत्म कर दो। वरना यही चीज लूप के अंदर भी हर करंट एलिमेंट के लिए चेक कर दो, क्योंकि बाकियों पे इटरेशन चल रहा है, लेकिन मैंने इटरेशन 1 से चला है इसलिए मैंने 0 के लिए लूप से बाहर किया। बाकी मैं सिंपल यहाँ साइज के लिए कर सकता हूँ कि अगर कोई भी साइज ऐसा मिले जो के डबल से भी ज्यादा है या इक्वल है, 8 मिल गया तो मैं के इक्वल टू 4 पूछा गया है, तो तब भी ट्रू रिटर्न कर दो। रन करके देखते हैं क्या ये अप्रोच काम किया इस वाले टेस्ट केस पे। रन टाइम एरर, इंटेंडेशन की वजह से रन टाइम एरर आया, मैंने कुछ कॉपी किया था, हाँ। तो ये रिटर्न ट्रू इफ के अंदर आना चाहिए। ओके, एक्सेप्ट हो गया। तो आई गेस और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगेन रॉन्ग आंसर। ओके, सो हमारा एक्सपेक्टेड ट्रू था लेकिन हमारा फॉल्स आया। किस केस में, के इक्वल टू 2 पूछा है, 4 19 6 18। ओके, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 2 में आ तो जाना चाहिए। तो टेस्ट केस को यूज करते हैं क्योंकि हमारा देखो सवेरे सही बन रहा है, 1 2 2 साइज का सवेरे बन रहा है, यानी कि 19, फिर 4 और 19 को एक लिया, फिर उसके बाद 6 और 18 को एक लिया। तो क्या इसने अगेन वही दिक्कत दी कि लास्ट वाले को कंपेयर नहीं किया सही से। अच्छा हाँ, हमने प्रीवियस को अपडेट नहीं किया तो इस वजह से ये दिक्कत आई। तो प्रीवियस बूल को तो हमने अपडेट ही नहीं किया, प्रीवियस बूल अपडेट कर देते हैं कि हाँ, अब प्रीवियस बूल क्या था हमारा, सवेरे साइज, यानी कि यही कंडीशन अब प्रीवियस में चली जाएगी। करंट वाला साइज कितना है उसकी कंडीशन प्रीवियस में चली गई। ठीक है, यूज टेस्ट केस कर लिया, रन करके देखते हैं। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, कोई बात नहीं। ओके, अब एक्सेप्ट हो गया टेस्ट केस 4 भी। ये एस टी डी आउट जो है इसको हमें हटा देना चाहिए सबमिशन के टाइम, हालांकि उससे सबमिशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट अगर बहुत ज़्यादा एस टी डी आउट करोगे तो वो मेमोरी लिमिट एक्सीड कर जाएगा। और हमारा आज का नहीं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी हमने मेमोरी वगैरह कुछ ऑप्टिमाइज नहीं करी, हम फालतू फालतू में एरेज यूज कर रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़रूरत भी नहीं है, लेट्स कम टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम्म, मेरे को ये सबेरे साइज नाम का एरे ही बनाने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो, ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके बार बार मैं दोबारा इटरेशन कर रहा हूँ, उस पे दोबारा इटरेशन करने की जगह अगर मैं ऐसी कोई कोशिश करूं कि मैं वहीं पे कैलकुलेट होते साथ, जैसे मेरा प्रीवियस अभी कुछ नहीं था, तो जैसे ही 1 2 3 4 हुआ, मैंने यहाँ 4 ले लिया, ये मेरा प्रीवियस सब एरे का साइज ही हो गया। मैं यहीं पे कंडीशन चेक कर लूं कि अगला सब एरे का साइज और प्रीवियस सब एरे का साइज क्या अगर मेरे को मिल जा रहा है रेलेवेंट, तो मैं यहीं पे ब्रेक करके ट्रू रिटर्न करा दूं। या फिर करंट वाले का साइज इतना बड़ा पहुंच जा रहा है कि वो डबल को एक्सीड कर जा रहा है। तो इन मॉडिफिकेशंस के लिए अब मैं पूरा डिटेल में कोड नहीं समझाऊंगा, इसमें बेसिकली मैं इस पूरे ही लूप को अवॉइड करना चाहता हूँ और यही सब काम मैं इसी लूप के अंदर करना चाहता हूँ। कैसे करना चाहता हूँ कि अब मैं प्रीवियस
साइज ले लेता हूँ, सब एरे साइज डिफाइन करने की जगह मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कराया, प्रीवियस साइज इक्वल टू -1। पहले नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव से तो कभी असर पड़ेगा नहीं, साइज तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो प्रीवियस साइज ले लिया। अब जहां पे ब्रेक हो रहा है, यानी जहां पे मैं उसको अपेंड कर रहा था, अपेंड करने के बजाय अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के बजाय मैं यहाँ पे कंपैरिजन यहीं पे कर लेता हूँ। कैसे कर लेता हूँ कि अभी जो मेरा करंट सब एरे का साइज है वो टेम्प काउंटर में है, उसी को मैं अपेंड कर रहा था, मैं सीधे सीधे उसे प्रीवियस साइज से कंपेयर कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि क्या दोनों ही के से बड़े हैं। तो इफ प्रीवियस साइज जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू के है, एंड टेम्प काउंटर जो है मेरा, टेम्प काउंटर भी ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो इस केस में रिटर्न ट्रू करा दो। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अब मैं ये सवेरे हटा दे रहा हूँ, देखो मैं सवेरे में कुछ स्टोर नहीं कर रहा। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। हाँ, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, अगर ऐसा नहीं होता है, प्रीवियस साइज को भी मेरे को अपडेट करना पड़ेगा अब यहाँ पे, और एल्स मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस प्रीवियस साइज अपडेट कर देता हूँ। प्रीवियस साइज इक्वल टू टेम्प काउंटर। ठीक है, तो प्रीवियस, अब मेरा प्रीवियस साइज, ये जो प्रीवियस बूल वाला काम पहले हो रहा था, ये पूरा काम मैं अब ऊपर ही करा दे रहा हूँ, तो मेरे को इतने पूरे कोड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रीवियस एलिमेंट भी चेंज होगा। ठीक है, टेम्प काउंटर यहीं पे नॉर्मली चेंज होगा, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें एक कंडीशन, यही कंडीशन जो लूप के बाहर लिखनी थी, वो वाली हमें अभी भी लिखनी पड़ेगी, कि लास्ट में अगर टेम्प काउंटर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो वो कंडीशन क्या होगी, इफ, आई गेस अंदर टैकल हो जाएगी, क्योंकि टेम्प काउंटर आखिरी में भी इंक्रीज करेगा। नहीं, नहीं होगी। तो एक बार यही कंडीशन हमें लूप के बाहर भी चेक करनी पड़ेगी। और एक और चेंज हमें इसमें करना पड़ेगा। पहले एक बार इसको रन करके देखता हूँ, इसने मेरा कोड कितना फकअप कर दिया। हाँ, इसने एक ही केस फकअप किया, क्योंकि अभी पूरा ही लूप के बाहर आ गया, बाकी सारे केसेस देखो नॉर्मली वैसा ही कोड है तो पास हो रहे हैं। जैसे ये 2 साइज का हुआ, प्रीवियस साइज 1 है, कुछ नहीं हुआ। जब ये प्रीवियस साइज में 2 चला गया, अब 18 पे जाके ये 2 साइज का टेम्प काउंटर में है, प्रीवियस साइज में भी 2 साइज का है, तो आउटपुट ट्रू आ गया। ये वाले केस में दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि मैंने वो डबल द साइज वाली कंडीशन अभी तक चेक नहीं करी है। तो वो कंडीशन मैं कहीं पे भी चेक कर दूं या फिर यहीं पे चेक करूं, मैंने वो कंडीशन चेक करी कि टेम्प काउंटर इंक्रीज हुआ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि टेम्प काउंटर जब जब भी इंक्रीज कर रहा है, तो ही सीधा चेक कर लेता हूँ कि अगर टेम्प काउंटर को मैं डिवाइड बाई 2 करूं, टेम्प काउंटर को आधे से डिवाइड कर दूं, तब भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू, थिंक आउट लाउड। तो इसीलिए मैं बोल बोल के कर रहा हूँ, टेम्प काउंटर को 2 से डिवाइड करूं तब भी वो के से बड़ा हुआ, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। और यही सेम कंडीशन मेरे को एक बार लूप के बाहर भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी वैल्यू टेम्प काउंटर की इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी, आई गेस चलेगा, क्योंकि हाँ, लास्ट वैल्यू के लिए टेम्प काउंटर तो अपडेट हो जाएगा, तो लूप के बाहर इसकी जरूरत नहीं है। तो रन करके देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करके देखते हैं, प्रोबेबली एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ओके। हाँ, तो टाइम भी थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ, मेमोरी भी रिड्यूस हुई। और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम इसको, सिंगल ट्रैवर्सल है, आई डोंट थिंक और रिडक्शन ऐसे तो पॉसिबल है। हाँ, तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। इजी क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम किसी और लैंग्वेज में करें तो रन टाइम 0 ms, 1 ms, 2 ms आएगा, बट पाइथन है तो 73 ms आ रहा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट
फर्स्ट क्वेश्चन, एडजेसेंट इंक्रीजिंग सवेरेज डिटेक्शन 1। एडिटोरियल एक बार देख लेते हैं क्या कहता है, विच इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस। तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद उसका एडिटोरियल जरूर देखो। Intuition, if there exist two adjacent strictly increasing subarrays, then there also exist फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को इंक्रीज करके हमें केवल k की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है काउंट काउंट इक्वल टू 1 एंड प्रीसेंट कौन सा वेरिएबल है, we assign count and preset and reset count to 1। ओके, प्रीवियस काउंट और करंट काउंट को इसने सीएनटी और प्री सीएनटी दिया है, प्रीवियस काउंट और करंट काउंट, और आंसर अभी 0 है। तो इसने के की सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करके उसी को लास्ट में कंपेयर कर दिया। ओके, तो लूप चलाया, अगर करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है तो काउंट बढ़ा दिया, अगर छोटा है तो प्रीवियस काउंट में जो अभी काउंट चल रहा था, वही जो हमारा टेम्प काउंटर यूज हो रहा था, वो इसने यहाँ डाल दिया और काउंट को रिसेट करके 1 कर दिया, जैसे हमने टेम्प काउंटर को रिसेट करके 1 कर दिया यहाँ पे। फिर इसने आंसर क्या किया, आंसर इसने बोला कि मैक्स ऑफ आंसर। ओके, सो इसने 2 की तरीके से ही सॉल्व कर दिया है सीधे सीधे। तो जब अगर यही कोड तुम उठा के 2 में डाल दोगे तो ये पास हो जाएगा, बट अगर हमारा वाला डालोगे तो प्रोबेबली पास नहीं होगा। बेसिकली 2 में अब क्या करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। 2 में करना कुछ नहीं है, 2 में अभी तक हमें केवल ट्रू और फॉल्स से मतलब था। 2 में जब हम जाएंगे तो अब हमें k की मैक्सिमम वैल्यू ही रिटर्न करनी है। तो कितनी वैल्यू ऑफ k तक के लिए, ये जो भी कंडीशन हम कह रहे हैं, ये कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k तक के लिए सही है या कितनी वैल्यू ऑफ k तक के लिए ये गलत है। सारे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अभी हमें k दिया हुआ था, अब हमें k नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो के नहीं दिया हुआ है हमें कहीं भी, यहाँ पे भी के नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे भी के नहीं दिया हुआ है। बट इस पार्ट में हम देख सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि 4 और 5, 6 और 7 इसको काटेंगे 2 में, तो के की 2 वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है। के की वैल्यू 3 के लिए आई डोंट थिंक कि कोई एडजेसेंट और इंक्रीजिंग दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, और है भी तो 1 2 3 4 है, 4 5 6 7 है, तो एडजेसेंट नहीं है बीच वाले ये दो 4 की वजह से। तो यहाँ पे के की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में हमें 2 दे देनी है। दूसरा वाला केस, दूसरे वाले केस में 7 है, 1 2 5 है, ये है, 1 है, 6 है, 4 है, ठीक है। और इस केस में देखो 1 3, अब मैं उसी जो अभी तक मैंने अप्रोच बताई उसी में फॉलो अप बता रहा हूँ कि कैसे लगाएंगे। 4 है, 1 1 1। तो अब देखो के की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 और 3 को कंपेयर किया तो के की मैक्सिमम वैल्यू अभी 1 है। 3 और 4 को कंपेयर किया तो के की मैक्सिमम वैल्यू अब 3 है, क्योंकि 3 साइज का ये उठा लो, 3 साइज का ये उठा लो, ठीक है। 4 और 1 को, अच्छा 4 से भी एक वैल्यू ऐसे भी निकलेगी, अभी तो 3 हो चुकी है मैक्सिमम, वरना मान लो यहाँ पे केवल 1 होता, तो फिर इसी खुद को भी तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो कि के की मैक्सिमम वैल्यू या तो पेयर्स के कंपैरिजन में जो छोटी वैल्यू है वो निकलेगी, या फिर जो भी ये नंबर है इससे डिवाइड बाय 2 करके भी तो वैल्यू निकल सकती है। 4 को भी तो हम 2,2, अगर मान लो कुछ ऐसा एरे बन जाए 3 10 और अगेन 3, तो 3 साइज का, इसके एडजेसेंट हम 3 उठा लो, 10 साइज का इसके एडजेसेंट 3, तो 3 3 इधर से निकल रहा है। बस इस 10 को ही अगर हम 5,5 लिख दें तो अब 3 5 5 3 में 5,5 पेयर बन जा रहा है। तो दो चीजों से मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक बार अपने पुराने सबमिशन पे ही आ जाते हैं जो 1 वाले के लिए हमने सबमिट किया था, ठीक है। पूरा कोड दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले कब सॉल्व किया हुआ है, 10 नवंबर 2024। ओके, सो लास्ट ईयर प्रोबेबली किसी कॉन्टेस्ट में ही ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। इस वाले सॉल्यूशन में देखते हैं जो हमने अभी लिखा हुआ था। ओके, सो इस वाले में जो हमने ये सवेरे साइजेस बनाया है, अब हमें कुछ नहीं करना, अभी तक हमें ट्रू फॉल्स चेक करना था। सेकंड पार्ट में मेरे को वही कोड उठाना है और थोड़े बहुत चेंजेस कर देने हैं। कहाँ गया यार, कॉपी नहीं हुआ क्या। हम्म, ठीक है। तो
इतना पार्ट ऑफ द कोड में उठाऊंगा और पार्ट टू में इसको ले जाऊंगा, और केवल मुझे इतना चेंज करना है। अब देखो, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन सेम ही है। अब मेरे को सेम ही एग्जांपल दिया है, बट इस बार मेरे को के की मैक्सिमम वैल्यू देनी है ट्रू फॉल्स की जगह। और हाँ, इस बार पैरामीटर्स में के नहीं है, के की वैल्यू हमें देनी है। तो यहाँ तक का काम मैं चेंज नहीं करूंगा जहां तक मेरा सवेरे साइजेस क्रिएट हो रहे हैं। तो सवेरे साइजेस मेरे क्रिएट हो गए। क्रिएट होने के बाद अब मेरे को बस इस सवेरे साइज में फिर से ट्रेवर्स कर देना है एक बार, और ट्रेवर्स करके एक आंसर वेरिएबल लेना है। आंसर जो कि इनिशियली है वन। वन तो हमेशा होगा ही आंसर। कोई भी अगर एरे है, एरे की मिनिमम लेंथ कितनी दी हुई है? टू दी हुई है। तो टू में से एक एलिमेंट तो सब एरे है ही। अगर 8,6 भी है, मान लो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, बट 8 अपने आप में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 6 अपने आप में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आंसर कभी भी वन तो होगा ही। ठीक है। अब मुझे बस ये करना है कि इस सब एरे साइजेस का जो एरे क्रिएट हुआ, इसमें ट्रेवर्स करना है। तो फॉर आई इन रेंज, प्रीवियस वाले को नहीं कर रहा हूँ इसलिए अभी मैं रेंज यूज कर रहा हूँ। तो रेंज कर दो लेंथ ऑफ सब एरे साइजेस। ठीक है। तो ये चलाएगा जीरो से आई की वैल्यू को। मैं चाहता हूं कि आई की वैल्यू वन से चले। बेसिकली आई की वैल्यू वन से चलने का क्या मतलब है कि अगर ये मेरा सब एरे क्रिएट हुआ है, तो यहां से आई की वैल्यू चलेगी। तो जब मेरे को ये वाला एलिमेंट चाहिए होगा, तो मैं आई माइनस वन से इसे एक्सेस कर लूंगा और इसको आई से एक्सेस कर लूंगा। तो इस तरह से कुछ मेरा काम हो। और बहुत सिंपल काम करना है, ये तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। कि आंसर को अपडेट करो। आंसर को अपडेट करो मैक्सिमम ऑफ जो भी मेरा करंट आंसर चल रहा है, या तो वही मेरा आंसर रहेगा, या फिर दो वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू कहाँ से आएगी? आंसर को चलो वन भी ना करके हम ये ले लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ वन कॉमा जो भी मेरा सवेरे साइज है, इसका जो पहला एलिमेंट है उसको टू से डिवाइड करके डाल देते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले वाले को तो मैं अलग से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लूप है वो जीरो से नहीं वन से चल रहा है, यानी कि एक एलिमेंट स्किप हो रहा है। तो अगले वाले को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि सवेरे साइज का ith एलिमेंट डिवाइड बाई टू करके, या तो ये के की वैल्यू होगी, या तो जो ऑलरेडी पहले हमें मिल चुकी है उनमें से कोई के की वैल्यू होगी। तो इसलिए क्योंकि पहला स्किप हो रहा था, इसलिए पहले वाले को हमने यही चेक कर लिया। और तीसरा क्या होगा? वही जो मैंने बताया था कि करंट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट का मिनिमम जो है, समझ रहे हो, मिनिमम ऑफ जो भी मेरा आई की वैल्यू चल रही है ये, या फिर जो भी मेरी आई की वैल्यू इससे पहले थी। तो ऐसा होगा कि जैसे मैंने कोई भी बनाया है अरे, तो मेरी आई की वैल्यू क्या चल रही है, यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट सब एरे साइज। ठीक है। तो ये अप्रोच क्या कर रही है समझना। और लास्ट में मेरे को रिटर्न क्या मारना है? आंसर रिटर्न मारना है। आंसर रिटर्न मार देते हैं, रन करके देखते हैं। तो ज्यादा चेंजेस हमारे प्रीवियस कोड में नहीं हुए। प्रीवियस कोड ने ही ये फाइव, ये थ्री ये वन बना के दिया। अब देखो, फाइव डिवाइड बाई टू करूंगा तो टू बनेगा। तो पहले जो है आंसर की वैल्यू टू हुई होगी। फिर जैसे ही इसने फाइव थ्री को कंपेयर किया, तो मिनिमम ऑफ फाइव और थ्री क्या है? तीन है। तो इसके बाद थ्री हो गया। फिर मिनिमम ऑफ थ्री और वन, वन। मिनिमम ऑफ वन और वन, वन। सो मैक्सिमम हमें थ्री मिला था। और इसने हर स्टेप पे ये भी चेक किया होगा, याद रखना, कि इस इंडिविजुअल नंबर को भी टू से डिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसा टेस्ट केस देता हूं जिसमें वही जो मैंने दिया था, थ्री, टेन और थ्री, यानी कि मेरे को मिला पहले फोर फाइव सिक्स, इसके बाद मेरे को टेन लेंथ का मिला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। टेन लेंथ का मिला। और इसके बाद मेरे को अगेन एक और एरे मिला, वन टू थ्री। अब देखना। हाँ, तो इस केस ने क्या किया
जब मेरे को 4 5 6 मिला तो इसने 3 डाल दिया सब एरे साइज। फिर 1 पे रीसेट हुआ, 1 से लेके 10 तक मिला, इसने 10 डाल दिया। 1 2 3 तो इसने 3 डाल दिया। अब अगर हम पेयर्स में मिनिमम कंपेयर करें तो 3 10 का मिनिमम 3, 10 3 का मिनिमम अगेन 3, बट आउटपुट 5 आया। तो उस वाले केस में उसने ये वाली वैल्यू ले ली 5 निकालने के लिए। सब एरे साइज का जब 10 पे गए, डिवाइड बाई 2 किया तो 5, यानी कि उस 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 में। तो इस तरह से हमारा कोड काम कर रहा है। और ये आंसर बेसिकली लूप में कभी भी प्रीवियस आंसर लॉस ना हो, इसलिए मैक्स के अंदर प्रीवियस आंसर को तो एज इट इज पास कर दो, हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके देख लो, और उसके बाद मिनिमम ऑफ करंट और प्रीवियस एलिमेंट, जो कि नॉर्मली इन केसेस में रन हो रहा है 5 और 3 में। तो दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। अब देखो हमने इसका 1 सॉल्व किया सही से, तो हमें 2 सॉल्व करने में कितना कम टाइम लगा। तो इसीलिए कभी भी जैसे अगर कई क्वेश्चंस में 3 4 5 भी है, तो 1 से ही हमेशा शुरू करो। और इसने हमारे सवेरे साइज एरे बनाने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा टाइम एंड मेमोरी ली है, बट कोई बात नहीं, सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन। इसका ऑप्टिमाइजेशन आई गेस काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसका ऑप्टिमाइजेशन बाद में डिस्कस करते हैं। एंड दैट वुड बी ऑल। आज का क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन काउंट भी इंक्रीज नहीं हुआ। एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है फिलहाल हमारा क्वेश्चन काउंट। 75 पे हम आ चुके हैं दोस्तों, लेट्स गो। वन थिंग, वीडियो काफी लंबा हो गया तो शॉर्ट में अभी के लिए ऐड कर दे रहा हूँ कि इंटरव्यूअर ने अगर ये पूछा इसका 1 या 2, चलो हम 2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इंटरव्यूअर को मैं वहां पे किस तरीके से ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, राइट? सो आई विल गो ऑन लाइक दिस, कंसिडरिंग कि मेरे पास क्वेश्चन है। सो इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड प्रेफर कि मैं उसको डॉक्यूमेंट में बताऊं। अरे यार, डॉक्स के लिए भी साइन इन करना पड़ेगा क्या? ओके, सो अभी के लिए इसी में यूज़ कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में बताऊंगा, उसका कोई खास ऐसे एडेड बेनिफिट नहीं है, बस एक थोड़ा सा वो रहता है कि तुम वीएस कोड वगैरह की जगह अगर डॉक्यूमेंट में कंफर्टेबल हो, सो इट इज़ जनरली बेटर। तो इंटरव्यूअर को मैं एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करूंगा कि सर, फ्रॉम द एग्जाम्पल दैट आई हैव बीन provided, I can figure out the following things, that we have been given an array and we have to find out the value of k such that there are two adjacent sub-arrays which are strictly increasing, right? So the first approach that I would keep in mind would be identifying how many strictly increasing sub-arrays are there actually in my array. So I can see myself that this is 1 2 5 7 8 9 is a strictly increasing sub-array, then 2 3 4 is another strictly increasing sub-array, then 3, then 1. So from this image I can figure out that I have, if I divide it into strictly increasing sub arrays, so I get a new array which looks something like this. So now once I have figured out how do I get this new sub array, I can simply use the values inside of this to compare if there are two adjacent values, which is the minimum of these two adjacent values. So for 5 3, I can, instead of taking this complete one, I can take 7 8 9 from here and 2 3 from 4 from here to make my k value equal to 3. So this is how I would figure out my answer from this subarray with pairwise comparison of the adjacent elements. This is what I would do. Apart from that, another thing that comes into my mind is another case which could be something like this, where I have such an array which gives me sub arrays like this of 4 and let's say 10 and let's say 4 again. So an example array could be, I have 1 2 3 4, then I have 1 2 10 again. So I'm just writing in short. So there could be 10 numbers from 1 to 10, or I can do this notation for all of them. So there is 1 to 4, there is 1 to 10, and there is again 5 6 7 8. So this, and then we have
three continuous subarrays of maximum sizes possible, and this would be like this. Now, if I try to compare the minimum, it would be 4 and 10 gives me 4, 10 and 4 again gives me 4. So it seems like that the answer is 4. But then I also have to keep in mind that I can divide these numbers 1 to 10 into two subarrays, and those two subarrays would look like 1 to 5 and then 6 to 10, which gives me a maximum possible value of 5. So these are the few cases that I would keep in mind while writing my code. And now here is how I would approach my code. Uske baad then you start writing your code, and I will write this all code. I will explain once again how my max and min functions would work, and that's it. And for further discussions on how to optimize this, if if the interviewer asks that whether this for loop is necessary, I would say no, sir, it is not necessary. However, it is a cleaner way of writing code. I can obviously avoid this subarray size array as well. I can compute everything within a single loop, which is yes very much possible. अगर वो बोलता है कि करके दिखाओ, so then you can do, otherwise you can just explain कि कैसे कैसे तुम ये चीज achieve कर सकते हो. So you can explain like कि sir I can use this temp counter variable, and instead of pushing the value into the subarray size, I would keep a previous I am keeping a previous number. I would also keep a previous size. So I will compare the temp counter with the previous size. The minimum of them would be compared to my final answer. And apart from that, the temp counter, every time it is increasing, I would also do a simple check and divide the temp counter by 2. And I would also compare my answer with that value if that gives me the bigger value to cover both of these cases. And that would be how I think it should go around in an interview. So the time complexity for this code would be uh, simply we are traversing only once. Here we are traversing only once, so it is order of n. Now जो सब array create होगा, सब array size is सब array जो sizes का array होगा, उसकी लेंथ कभी भी ओरिजिनल array की लेंथ से ज्यादा तो होगी नहीं, उसके इक्वल हो सकती है अगर 1111 हो. उसमें भी हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो उसमें भी ट्रैवर्स करने की कॉस्ट ऑर्डर ऑफ n ही है. बट ये लूप नेस्टेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आ रही है. एडिटोरियल में भी अगर हम देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आ रही है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे अप्रोच की, इस वाले अप्रोच की ऑर्डर ऑफ वन नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने एक सब एरे यूज किया है जो मैक्सिमम एन साइज तक जा सकता है, वही अगर सारे 111 हो गए, तो हमारे केस में अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है. बट जो हमने मॉडिफिकेशंस करी थी प्रीवियस कोड में, जो हमने मॉडिफिकेशंस करी थी और जो लास्ट हमारा सबमिशन एक्सेप्ट हुआ था, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ वन है. ऑर्डर ऑफ वन क्यों? क्योंकि हमने केवल 3 वेरिएबल्स यूज किए हैं, हमने कोई भी एरे क्रिएट नहीं किया है इस वाले केस में. तो उसी तरीके से हम सेकंड वाले को भी ऑप्टिमाइज करके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर वन तक ला सकते हैं. बट बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वो हमारी भी ऑर्डर ऑफ एन ही है. सो नाउ फाइनली कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन. थैंक यू.